अमेरिका का नेशनल डेट हिस्ट्री में पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। और ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई इंसान रोज़ 1 करोड़ रुपए खर्चा करे तो भी 40 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने में उसे 1,10,000 साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे स्कैरी बात डेट का साइज़ नहीं है। स्कैरी बात ये है कि अमेरिका हर साल अपनी इनकम से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़्यादा खर्चा कर रहा है। पुराने लोन का इंटरेस्ट भरने के लिए भी नया लोन लिया जा रहा है। और अगर ये साइकिल कंट्रोल से बाहर चली गई तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं हिलेगा। डॉलर, गोल्ड, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, रुपी और आपका पोर्टफोलियो भी इसका बिल पे करने वाला है। अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए शायद किसी फॉरेन आर्मी की ज़रूरत ही ना पड़े। अगला टैक्स कट, अगला स्पेंडिंग बिल, अगला ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट और अगला डेट सीलिंग इंक्रीज मिलाकर अमेरिका को अंदर से फाइनेंशियली खोखला कर सकता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, गवर्नमेंट पर कर्जा आता कैसे है। देखो, गवर्नमेंट को पैसा मेनली टैक्सेस से मिलता है। मान लो अमेरिका की गवर्नमेंट ने टैक्सेस से साल में $100 कलेक्ट किए, लेकिन डिफेंस, पेंशन्स, हेल्थ केयर, सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर $135 स्पेंड कर दिए। अब बीच का $35 कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। इस एक साल के गैप को बजट डेफिसिट कहते हैं। और जब हर साल का डेफिसिट पुराने डेफिसिट के साथ जुड़ता जाता है तो टोटल अमाउंट को नेशनल डेट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में डेफिसिट एक साल का उधार है, नेशनल डेट अब तक के सारे उधार का टोटल है। अमेरिका 2026 में वापस अराउंड 1.9 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट चला सकता है। मतलब ये 1.9 ट्रिलियन और इस 40 ट्रिलियन डॉलर में ऐड हो जाएंगे। अब अमेरिका ये लोन लेता किससे है? तो अमेरिका किसी एक बैंक से 40 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन नहीं ले लेता। गवर्नमेंट छोटे बड़े लोन सर्टिफिकेट्स इशू करती है जिन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। आप गवर्नमेंट को $1,000 देते हो, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है वो आपको इंटरेस्ट देगी और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद आपका $1,000 रिटर्न भी कर देगी। अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यूएस ट्रेजरी कहते हैं। इन्हें बैंक्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और नॉर्मल इन्वेस्टर्स सब खरीदते हैं। ये बॉन्ड्स दुनिया के सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में माने जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को अमेरिका की इकोनॉमी, टैक्स कलेक्टिंग कैपेसिटी और डॉलर पर ट्रस्ट है। यानी अमेरिका को लोन सिर्फ उसकी इनकम की वजह से नहीं मिलता, अमेरिका को लोन दुनिया के ट्रस्ट की वजह से मिलता है। अब सवाल है कि दुनिया अमेरिका को इतना लोन देती क्यों है? इसका एक बड़ा रीज़न ऑयल था। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का मेजॉरिटी हिस्सा डॉलर्स में होता है। मतलब इंडिया को सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना हो तो पहले डॉलर्स अरेंज करने पड़ते थे। इससे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को लार्ज डॉलर रिजर्व्स रखने पड़ते थे और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास जो एक्स्ट्रा डॉलर्स आते वो अक्सर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाते थे। सिंपल लैंग्वेज में दुनिया ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स लेती थी और वही डॉलर्स घूमकर अमेरिका को वापस लोन देने आ जाते थे। लेकिन अब चाइना का सिप्स, एम्ब्रिज और युआन या लोकल करेंसी में ऑयल सेटलमेंट्स जैसे ऑल्टरनेटिव स्लोली ग्रो हो रहे हैं। डॉलर अभी भी डोमिनेंट है और कल कोलैप्स भी नहीं होने वाला, लेकिन जो डिमांड पहले ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक थी वो ग्रेजुअली ऑप्शनल हो रही है। और अगर दुनिया को पहले जितने डॉलर्स होल्ड नहीं करने पड़े तो अमेरिका को अपना डेट बेचने के लिए फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ सकता है। अगर हम दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स भी देखें तो उसमें भी डॉलर का हिस्सा लगातार सालों से कम होते जा रहा है। सारी सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूअसली डॉलर रिजर्व्स को गोल्ड से रिप्लेस कर रही है। इससे भी हमें पता चलता है कि डॉलर की डिमांड दिन ब दिन कम होते जा रही है। और अगर दुनिया को पहले जितने डॉलर्स होल्ड नहीं करने पड़े तो अमेरिका को अपना डेट बेचने के लिए फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ सकता है। पर अमेरिका टोटल कितना लोन ले सकता है? अमेरिका में गवर्नमेंट बोरोइंग की एक लीगल लिमिट सेट करती है, इसे डेट सीलिंग कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1960 के बाद गवर्नमेंट डेट लिमिट को 78 टाइम्स बढ़ा चुकी है। यानी हर कुछ सालों में पॉलिटिकल ड्रामा होता है, फिर डेट सीलिंग लिमिट बढ़ा दी जाती है, इमीडिएट डिफॉल्ट अवॉइड हो जाता है, लेकिन अमेरिका का डेट और बड़ा होते जाता है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अब ये $40 ट्रिलियन रीपे कैसे होंगे?
अमेरिका को एक दिन $40 ट्रिलियन का चेक लिखकर पूरा डेट ज़ीरो नहीं करना है। जब कोई पुराना बॉन्ड मैच्योर होता है, गवर्नमेंट अक्सर नया बॉन्ड इशू कर देती है। नए इन्वेस्टर से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर को पेमेंट कर दिया जाता है। इसे रीफाइनेंसिंग या डेट रोल ओवर कहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, पहले इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थे। मान लो अमेरिका ने कुछ साल पहले 2% इंटरेस्ट पर लोन लिया था। अब वो लोन मैच्योर हो रहा है, लेकिन नया इन्वेस्टर 5% मांग रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है, लेकिन लोन रिन्यू करने की कॉस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई। पूरे डेट पर इमीडिएटली 5% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पुराना चीप बॉन्ड मैच्योर होता जाएगा, उन्हें नए एक्सपेंसिव बॉन्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा। कांग्रेशनल बजट ऑफिस का प्रोजेक्शन ये है कि अमेरिका का एनुअल नेट इंटरेस्ट बिल 2026 के $1 ट्रिलियन से बढ़कर 2036 तक $2.1 ट्रिलियन हो सकता है। यानी हर साल इंटरेस्ट का खर्चा लगातार बढ़ते जा रहा है, और यहीं से एक डेंजरस स्पाइरल शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट इनकम से ज़्यादा स्पेंड करती है, डिफरेंस कवर करने के लिए लोन लिया जाता है। ज़्यादा लोन की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट से डेफिसिट और बढ़ता है, बड़ा डेफिसिट कवर करने के लिए और लोन लिया जाता है, फिर नए लोन पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसे कहते हैं डेट स्पाइरल, जिसमें अमेरिका फंसता जा रहा है। क्योंकि किसी पर्सन का 10 लाख का डेट तब मैनेजेबल हो सकता है जब उसकी इनकम 1 करोड़ हो, लेकिन वही डेट 3 लाख की इनकम वाले पर्सन के लिए डेंजरस होगा। अब कंट्री की एनुअल इकोनॉमिक कैपेसिटी को जीडीपी से मेजर किया जाता है, और अमेरिका का पब्लिकली हेल्ड डेट 2026 में जीडीपी के अराउंड 101% है, और 2036 तक 120% पहुंच सकता है, जो वर्ल्ड वॉर का भी रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। और अगर डेट इकोनॉमी की इनकम से तेज़ बढ़ने लगे तो सिस्टम ग्रेजुअली कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और यही होना शुरू हो चुका है अमेरिका के साथ। और जब ये होता है तो इन्वेस्टर्स भी लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट मांगने लगते हैं। मान लो इन्वेस्टर्स को लगने लगे कि अमेरिका बहुत ज़्यादा बोरो कर रहा है, इन्फ्लेशन हाई रह सकती है और फ्यूचर में डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है। इन्वेस्टर्स लोन देना कम्प्लीटली बंद शायद ना करें, वो बस कहेंगे कि हम अमेरिका को लोन देंगे, लेकिन अब 3% नहीं, 5% या शायद 6% इंटरेस्ट पर। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बिल और बढ़ जाएगा। ऐसे इन्वेस्टर्स को फाइनेंस की दुनिया में बॉन्ड विजिलेंस कहा जाता है। ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, ये बस उन इन्वेस्टर्स के लिए टर्म है जो वीक गवर्नमेंट फाइनेंसेस देखकर हायर इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। लेकिन सामने तो गवर्नमेंट है, वो चाहे उतने डॉलर्स प्रिंट कर सकती, तो गवर्नमेंट बैंकरप्ट नहीं होगी, वो डॉलर प्रिंट करेगी और ज़्यादा इंटरेस्ट दे देगी। लेकिन इससे होगा ये कि डॉलर की परचेजिंग पावर यानी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। यानी अमेरिका इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस डॉलर्स दे सकता है, लेकिन जब तक वो डॉलर्स मिलेंगे, इन्फ्लेशन उनकी रियल वैल्यू कम कर चुका होगा। तो ऑन पेपर तो अमेरिका कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, लेकिन डिफॉल्ट लोगों की परचेजिंग पावर में दिखाई देगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका को वॉर फाइनेंस करने के लिए मैसिव बोरोइंग करनी पड़ी थी। लोन एक्सपेंसिव ना हो, इसलिए फेडरल रिजर्व्स ने शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स को अराउंड 0.375% और लॉन्ग टर्म रेट्स को 2.5% के आसपास कंट्रोल किया था। अगर मार्केट हायर इंटरेस्ट मांगता तो फेड बॉन्ड्स खुद खरीद कर रेट्स को नीचे रखता। इस स्ट्रैटेजी को फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन से नीचे रखती है, इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करने का इंसेंटिव देती है, और इन्फ्लेशन डेट की रियल वैल्यू कम कर देती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भी बॉन्ड होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट तो मिल गया, बस उन डॉलर्स से पहले जितना सामान मिलता था बाद में उतना नहीं मिला, क्योंकि उसकी वैल्यू तब तक कम हो चुकी थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अमेरिका के इस डेट स्पाइरल का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। अमेरिका का डेट इंडियन इन्वेस्टर्स को 3 मेजर वेज में अफेक्ट कर सकता है। पहला, अगर सेफ यूएस ट्रेजरी ही 5% रिटर्न दे रही हो तो इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक में रिस्क लेने के लिए और ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। इससे एक्सपेंसिव स्टॉक वैल्यूएशंस पर प्रेशर आएगा। दूसरा, ग्लोबल पैनिक में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर डॉलर एसेट्स में मूव कर सकते हैं। तीसरा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से रुपी वीक हो सकता है।
और रुपी वीक की वजह से क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे हो सकते हैं। इससे इंडिया में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। और अगर यूएस इकनॉमी स्लो होती है तो इंडियन आईटी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स की डिमांड भी अफेक्ट हो सकती है। यानी अमेरिका का डेट क्राइसिस वॉशिंगटन से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका बिल दलाल स्ट्रीट, रुपी और आपके पोर्टफोलियो तक आ सकता है। तो अमेरिका के पास ब्रॉडली 4 ऑप्शंस है। इकोनॉमी को डेट से फास्टर ग्रो करो, या टैक्सेस बढ़ाओ, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करो, या इन्फ्लेशन के थ्रू डेट की रियल वैल्यू ग्रेजुअली कम कर दो। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी सोल्यूशन पॉलिटिकली ईजी नहीं है। अमेरिका के पास डॉलर की शॉर्टेज नहीं है, अमेरिका के पास पेनलेस सॉल्यूशंस की शॉर्टेज है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका अपना $40 ट्रिलियन का डेट रीपे करेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि जब इस रीपेमेंट का रियल बिल आएगा तो पे कौन करेगा? अमेरिकन टैक्स पेयर्स, बॉन्ड होल्डर्स, डॉलर होल्डर्स, या फिर पूरी दुनिया? और ऐसी डेली फाइनेंस अपडेट्स जो डायरेक्टली आपके पैसों को इम्पैक्ट करती है, मैं रोज़ डिटेल में ब्रेक डाउन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।